बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीडीआई के फाउंडर। अंकुर जी, मैं लास्ट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहा हूं। एक कॉमन सेंस, मैं बहुत पर्यावरणविद हूं नहीं, ना तो मैं साइंटिस्ट हूं, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में अगर कोई फैक्टर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है तो वो कहा जाता है कि व्हीकल, गाड़ियां जो हैं वो पॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होने वाले फैक्टर में से एक है, फिर कहें कि सबसे ज़्यादा वही फैक्टर जिम्मेदार है। जब मैं डेटा देख रहा था सरकार की वेबसाइट से, तो अक्टूबर में जो गाड़ियों की बिक्री होती है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो ईवी जो पॉल्यूशन फ्री माना जाता है, सिर्फ 4,419 गाड़ियों की बिक्री होती है, और वहीं पे पेट्रोल डीजल गाड़ियों को देखें तो 78,114 गाड़ियों की बिक्री होती है। तो जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बिक्री ईवी के मुकाबले इतनी ज़्यादा होगी, भले ही BS6 क्यों ना हो, तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना। और अब तो और ढेर सारी गाड़ियों के बीच में कंपटीशन है, कौन सस्ती गाड़ियां ला रहे हैं, लोग और गाड़ियां खरीदेंगे। इसका क्या उपाय है अंकुर जी? बिल्कुल, हाँ, नमस्कार लक्ष्मण जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पूरा डेटा देखें दिल्ली का, तो ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आता है दिल्ली का और NCR रीजन का। और आपने बिल्कुल सही बताया कि ईवी की सेल अगर हम सिग्निफिकेंट लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वो कंपेयर टू डीजल और उसका तरीका वही है कि सरकार को इसके अंदर इसकी ओवरऑल कॉस्ट देखनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल कॉस्ट, और उसके अंदर जो इंसेंटिव आज वो दिया जा रहा है लोगों को, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, वो भी बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए लक्ष्मण जी, मेरा मानना ये है कि हम जो एयर क्वालिटी पे डिस्कशन करते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, इस टाइम पे हमको ये समझना पड़ेगा इस टाइम सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अब दिल्ली की सिचुएशन ऐसे आ चुकी है कि जैसे हम मॉनसून के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ पे हमको पता है कि जून जुलाई अगस्त में मॉनसून आएगा, उससे पहले हमको अपना सीवेज सिस्टम ठीक से करना है, उससे पहले हमारी जो रोड हैं उनकी मरम्मत ठीक से पहले कर लेनी है, क्योंकि उस टाइम नहीं हो सकती। उसी तरह से हमारा जो गवर्नेंस का कैलेंडर है, उसके अंदर हमको ये मानना पड़ेगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में एक एयर क्वालिटी की भी समस्या आती है, जैसे मॉनसून की समस्या मिड ईयर में आती है, और उसकी प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर होनी पड़ेगी। क्योंकि अब प्लान करने से, ग्रैप लगाने से, वो एक हम पोज करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो सबसे पहले तो हमको सोचना पड़ेगा, आज सॉल्यूशन की बात करने से कुछ बदलेगा नहीं, सॉल्यूशन की बात होगी थ्रू आउट द ईयर, ताकि इस टाइम पे हम उसका इम्पैक्ट देख सकें। हम अभी उल्टा कर रहे हैं, जब हम समस्या के अंदर हैं उस टाइम हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्यूशन लगाए नहीं जा सकते। एक जो दूसरा जो मेरे को लगता है, जब तक एयर क्वालिटी का जो इशू है, एयर क्वालिटी का इशू जब तक पर्सनल नहीं बनेगा लोगों के लिए, उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है, जब तक हमेशा समस्या किसी और के ऊपर आ जाएगी। जैसे हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज में MCD बोलता है सरकार की, राज्य सरकार की है, राज्य सरकार बोलता है नेबरिंग सरकार की है, सेंटर फिर कुछ सेंटर को ब्लेम करते हैं। यही बिहेवियर जो होता है मोटा मोटा, यही एक सिटीजन में भी देखा जाता है कि मेरा एरिया तो ठीक है, मेरे एरिया में प्लांट भी हैं, मेरे इंडिया में व्हीकल भी कम है, हम कार पुलिंग भी करते हैं। तो जो काफ़ी एडवांस इकोनॉमीज जैसे लंदन वगैरह ने एक इनिशिएटिव किया था ब्रीद लंदन नाम से, जिसमें आपको जो डेटा अवेलेबल है, हाइपर लोकल डेटा, जब तक अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा उसके अंदर के हर सोसाइटी, हर कॉलोनी, हर सब अर्बन एरियाज देख सके कि मेरा AQ बाकी AQ से कितना ऊपर है, बेहतर है, कम है। तो जब तक ये प्रॉब्लम पर्सनल नहीं बनेगी, मेरे को लगता है जब तक हमेशा हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सिटीजन्स हैं। तो दूसरा मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। और तीसरा जो गोयनका साहब ने बोला, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, अब हमको क्लाइमेट कोई अलग से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। हमको जो एयर क्वालिटी का इशू है, स्पेशली दिल्ली और जो आसपास के शहर हैं, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इट नीड्स टू कट थ्रू अदर थिंग्स ऑल्सो, कि एजुकेशन में भी हम बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एयर क्वालिटी की। हम जो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी तक, हमेशा जैसे आपने भी सवाल पूछा था कि ये एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी बताया जाता है, बट वो ऐसा नहीं है। हमको इसके सेफगार्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से डेवलपमेंट भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक जो
जैसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, रोड्स को बोलते हैं, हम इंटरनेट को बोलते हैं, उसी तरह से हमको सोचना पड़ेगा कि बेटर एयर क्वालिटी इज ऑल्सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पॉल्यूटेड लंग से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते। तो जब तक हमारी कोर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर एयर क्वालिटी को एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से नहीं देखा जाएगा, जब तक मेरे को लगता है हम कैचअप करते रहेंगे और उतना फोकस नहीं आ पाएगा इन चीज़ों पे। हमको इसको सिर्फ सोच देंगे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का ये एक मैंडेट है सॉल्व करने का, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सो इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। तो मेरा तो मतलब सोल्यूशन यही है कि इसको पर्सनल बनाया जाए, इसको हाइपर लोकल बनाया जाए, इसको एक थ्रू आउट द ईयर, जैसे मॉनसून की हम प्लानिंग करते हैं उसी तरह से हमको पता है ये कोई अलग नहीं होने वाला कि अगले साल के विंड की डायरेक्शन कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या प्रेशर जो है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी बढ़ती है, स्टबल बर्निंग है, वो कम ज़्यादा होगी, वो होगी हमेशा ही। तो प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो मोटा मुद्दा जो मैं बोलना चाहता हूँ, हमको दरअसल इसमें जो है अंकुर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंकुर हाँ, बेसिकली दोनों चीज़ों पे मैं बता दूं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो देखता हूं कि समय समय पे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हम यहाँ पे हाईवे को ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, या फिर हम इसकी जगह मेट्रो चला रहे हैं, या फिर इसकी जगह हम ईवी बसें चला रहे हैं, उन सब का कैलकुलेशन दिया तो जाता है कि इससे इतने कार्बन एमिशन को हम कम कर रहे होंगे, इतने पेड़ लगाने के बराबर का ये काम होगा, इस तरह कैलकुलेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की कोशिश मुझे लगता है एक शुरुआत हो गई है, लेकिन वो अभी एक मुहिम के तौर पर नहीं बनी है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि हाइपर लोकलाइज डेटा देना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे, बाकी लोग भी, कि कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता है कि अभी चला हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट बिजनेस के लिहाज से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा है, स्टेट लेवल पे चला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से कौन सा स्टेट अच्छा है। तो नतीजा ये निकला कि स्टेट के बीच में आपस में होड़ लग गई कि हम अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे ही इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अगर करना चाहें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है कि कैसे हम इस चीज़ों को हाइपर लोकलाइज करें, आपस में कंपटीशन दिखाएं, और कंपटीशन के साथ साथ एक इंसेंटिव भी दिया जाए कि अगर आपका एक क्यूआई लेवल आपके इलाके का इतना कम होगा तो हम आपके सोसाइटी का कुछ हाउस टैक्स कम कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाया सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। देवी गोयनका साहब, ये कितना फिजिबल आइडिया आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कहना चाहता हूँ। जब हम डेवलपमेंट और एंटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल बजट होता है हर साल, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल प्लस माइनस किए जाते हैं, बट एक जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी कैलकुलेशन का, मेरे हिसाब से उसमें बहुत ही गड़बड़ वाली मामले है, बिकॉज ऑल द नेगेटिव जीडीपी इज एक्चुअली काउंटेड एज पॉजिटिव जीडीपी। उसके दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। टुडे अगर जीडीपी के हिसाब से द वैल्यू ऑफ अ डेड ट्री इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अ लिविंग ट्री, बिकॉज एक बार आपने झाड़ काट दिया तो उसको टिम्बर का वैल्यू होता है, ये होता है, वो होता है, बट द लिविंग ट्री इज नॉट काउंटेड इन द जीडीपी, इट हैज़ नो वैल्यू। दूसरी बात है कि अगर आप बीमार होते हो या मैं बीमार होता हूँ तो मेरे हॉस्पिटल बिल, मेरे डॉक्टर के बिल, मेरे दवाई के बिल, दे विल एक्चुअली इंक्रीज द जीडीपी द वे इट इज़ कैलकुलेटेड। बट जो मेरी फैमिली को नुकसान होता है, मेरा पर्सनल नुकसान होता है इलनेस के थ्रू से या प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, जो बहुत बड़ी समस्या है, वो कभी जीडीपी में आता नहीं है। तो एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था कई साल पहले, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाया था कि अगर आप ये नेगेटिव जीडीपी फैक्टर करेंगे तो इंडिया इज लूजिंग अबाउट 3% ऑफ इज जीडीपी बिकॉज ऑफ द वे वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर एंड नेचुरल एसेट्स। तो मेरे ख्याल से अगर हम 5 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक एंड कैलकुलेट आवर जीडीपी एंड आवर ग्रोथ एंड what negative impact is there on the economy because of this development model that we are following. तो वो जीडीपी का कैलकुलेशन करें या फिर ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान बनाए तो उसको एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर रखा जाए। ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चले, पार्टी वाइज अप्रोच ना हो, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वाइज अप्रोच ना हो, एक सब लोग मिल करके इस पर काम करें। ये ना सोचे कि ये भाजपा की नीति है, ये कांग्रेस की नीति है, आम आदमी पार्टी की नीति है। तो ये पॉल्यूशन को लेकर के एकजुटता नितिन त्यागी सब कब दिख सकती है? इसकी तारीख में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं और केंद्र सरकार है,
सबके सब बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी होगी तो अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके साथ सब लोग साथ में मिलकर काम करें। देखिए बार बार जो है ना मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेके। अभी भारद्वाज जी ने भी बड़ी अजीब अजीब सी बातें, बड़ी अजीब अजीब सी टिप्पणी करी, स्लिप ऑफ टंग के लिए पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने आक्षेप लगाए। सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा। जब पॉल्यूशन की बात होती है तो मी वर्सेस यू नहीं हो सकता, इट इज वी ऑल वर्सेस द पॉल्यूशन होना चाहिए। आप एक ऐसी पार्टी से हैं भारद्वाज जी जहां पे 10 साल मुख्यमंत्री हमेशा सर्दियों में दिल्ली छोड़ के भाग जाता था और अब तो कई महीनों से भाग के पंजाब में बैठे हैं। वो पंजाब में बैठ के दिल्ली के लिए पीसी करते हैं, पंजाब के सीएम के साथ बैठ के दिल्ली में पीसी करते हैं। 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, जिसमें से 14 विधायक पिछले कई महीनों से दिल्ली के अंदर नहीं है। कोई गुजरात बैठा है, कोई गोवा बैठा है, कोई उत्तराखंड बैठा है, कोई पंजाब बैठा है, दिल्ली में उनके विधायक नहीं है। जब जनप्रतिनिधि को यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। लेकिन आपको यह परेशानी जरूर है कि रेखा गुप्ता जी सड़कों पे घूम रही हैं। उनके अगर स्लिप ऑफ टंग, वो पूरे दिन क्या करती हैं उससे नहीं, एक बार अगर AQI को IQ कह दिया तो आप स्टैंड अप कॉमेडी बना देते हैं उसकी। आप लोगों के पास मतलब इतने वेले आपकी तारीख में, मुझे लगता है कि आप सबको मिलके बात करनी चाहिए कि दिल्ली में बेहतर आज तक आप लोगों ने क्या कोशिश की थी और क्यों दिल्ली पिछले 10 साल में नहीं सुधर पाई। भारतीय जनता पार्टी तो सुधार लेगी, ये आपको डेफिनेटली बता रहा हूं। भाई साहब ने कहा था कि जो है मेरी ये बात को रिकॉर्ड करके रखेंगे और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं नेक्स्ट ईयर हम लोग अगर 18 दिसंबर को बैठेंगे और आप अगर इस चीज को आर्काइव से निकालेंगे तो हम डेफिनेटली कम से कम 100-150 AQI के नीचे बैठे होंगे। ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जो विजन है PM मोदी साहब का जो विजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है और उसके कोऑर्डिनेशन में जो बाकी स्टेट्स का विजन है, आई एम श्योर। और भारद्वाज जी एक चीज और मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कुछ सीनियर कार्यकर्ता कूड़े में आग लगाते हुए पाए गए। आप इस चीज को रोकिए कि आग लगा के और वीडियो ना बनाएं। ये बहुत टुच्ची राजनीति है, बहुत छोटे स्तर की राजनीति है। तो आप ऐसा हुआ क्या गणेश जी? मिलकर कोऑपरेट कीजिए दिल्ली को बेहतर करने के लिए और इसको बहुत सीरियसली लीजिए। दिल्ली को बेहतर बनाना जरूरी है। आप लोगों को भी दिल्ली ने बहुत प्यार दिया है, ऐसा नहीं है। आपने चाहे केजरीवाल साहब ने दिल्ली को धोखा दिया पर दिल्ली ने प्यार दिया है, तो उस प्यार की कीमत चुकाइए। जो लोग जीते हुए हैं उन लोगों को सबको कोऑर्डिनेशन रखिए। घनेंद्र भारद्वाज जी। जी लक्ष्मण जी। हाँ, मैं कह रहा था कि ऐसा है कि आप लोग कूड़े के पहाड़ में, कूड़े के ढेर में आग लगा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, हो कह रहा है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने की है वो लोग तो काम करने रहे। अब ये चाहते हैं कि सारा काम जिम्मेदारी तो सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी जिम्मेदारी है। अरे लेकिन देखिए 10 साल से तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, 10 साल से जिम्मेदारी नहीं थी। दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन फैला दिया, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई, कोई काम दिल्ली के अंदर 10 साल के अंदर नहीं किया। और एक मिनट सुन लेते हैं, घनेंद्र जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। त्यागी साहब आऊंगा आपके पास, घनेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, हो कह रहा है कि दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद लेके आए और दिल्ली के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से वायदा करा कि हम अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा काम करेंगे, हम आते ही यमुना साफ कर देंगे, हम आते ही दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर देंगे, हम आते ही दिल्ली में सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन करा क्या? पिछले 9 महीने से लगातार दिल्ली में एक फ्रॉड सरकार चल रही है। रोज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कभी पोल्यूशन के आंकड़ों में, कभी AQI के आंकड़ों में, कभी यमुना सफाई के नाम पे पूरी की पूरी सरकार फ्रॉडगिरी में लगी हुई है। फ्रॉड सरकार दिल्ली में चल रही है। अब इन्होंने खुद माना कि रेखा गुप्ता जी की जबान स्लिप होती है। जबान एक बार आदमी की स्लिप होती है, बार बार नहीं होती। वो कहती है AQI टेम्परेचर एक चीज है, वो कहती है कि हम दिल्ली में दिसंबर से पहले पूरी दिल्ली का प्रदूषण साफ कर देंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे। वो कहते हैं कि दिल्ली की जो लेंथ है 15,000 किलोमीटर लंबी दिल्ली है। अब 15,000 किलोमीटर लंबी दिल्ली कौन से इंची टेप से नापी, हमारी समझ से बाहर है। वो खुद एडमिट करती है टेलीविजन इंटरव्यू पे कि हम AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे हम पानी छिड़कते हैं,
हम स्मोक टावर पर जाके पानी छिड़कते हैं, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। स्मोक टावर है नहीं कहीं पे। अरे स्मोक टावर दिल्ली के अंदर है नहीं भाई साहब, भारद्वाज जी, स्मोक टावर नहीं है दिल्ली में। एक्वा स्टेशन है, एक्वा स्टेशन सारे हर स्पॉट पे लगाए गए हैं, स्मोक टावर नहीं है दिल्ली में। त्यागी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, प्लीज। आप तो पुराने सभ्य एक वो प्रवक्ता रहे हो, अब इस तरीके से मान लिया दूसरी पार्टी में, लेकिन असभ्य तरीके मैं से तो पूछ रहा हूँ आपसे, स्मोक टावर कहाँ पे है, बताएं तो सही दिल्ली में स्मोक टावर कहाँ है। त्यागी जी, दिस इज नॉट द वे ना, दिस इज नॉट द वे। मैंने आपको सुना, अब मेरी बात आ रही, जब आपकी बात आएगी लक्ष्मण जी टाइम देंगे, आप काउंटर कर देना, लेकिन सच्चाई मैं तो सुननी सिर्फ इतना पड़ेगी ना। पूछ रहा हूँ, स्मोक टावर कहाँ पे है दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप भारतीय जनता ऐसा पार्टी करते में हैं, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हरनाम सिंह जी को भी जोड़ेंगे कि हरनाम सिंह जी क्यों नहीं हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके कांग्रेस ही सामने आए, अपने राज्यों के लिए भी उदाहरण दे और कुछ ऐसा लगे कि चलो कि इस पर कोई राजनीति नहीं होगी, एक सब मिल करके कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा सकता, इस पर